हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 14 का। तो लेक्चर नंबर 13 तक आपने टीआईआर, उसके एप्लीकेशन, उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में सब अच्छे से आपने पढ़ लिया है। तो हम आगे काम कर सकते हैं प्रिज्म थ्योरी पर। तो देखिए, सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि प्रिज्म कहते किसको हैं। तो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम ऐसा होना चाहिए जो सराउंडेड हो कम से कम दो नॉन पैरेलल प्लानर सरफेसेस से। ठीक है, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम जो घिरा हुआ हो कम से कम दो नॉन पैरेलल और प्लानर सरफेसेस से। और जब ऐसा कोई आपको ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम मिलेगा तो उसके थ्रू अगर लाइट पास करे, इफ द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू इट, है ना, थ्रू विच, हाँ यहाँ पे लिख दिया हूँ थ्रू। तो थ्रू विच इफ द व्हाइट लाइट पासेस it disintegrated to its component colors is known as prism। तो इस बार फिर से देखिए, a transparent material medium surrounded by at least two non-parallel planar surfaces through which if the white light passes it disintegrated to its component colors is known as prism। है ना, मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम का बना हुआ कोई भी सबस्टांस हो जिसमें कम से कम दो सरफेस ऐसे हों जो प्लानर हो और एक दूसरे के पैरेलल भी ना हो। मतलब क्या हो कि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करते हो, है ना। नॉन प्लानर होगा तो एक दूसरे को कुछ एंगल पर कट करेगा। और ये मटेरियल मीडियम जब ऐसा होगा तो इसके थ्रू जब लाइट पास करेगी तो लाइट वो भी कौन सी, वाइट लाइट, जिसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो वो वाइट लाइट जब पास करेगी तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर जाएगी, है ना। तो ऐसा मटेरियल क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, अब इसको अगर देखने की बात करें तो कई तरह के आपको दिखाई दे सकते हैं। ये भी प्रिज्म हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और भी इस तरह से बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं। सभी टुकड़ों में क्या खास बात होगी, तो जो डिफिनेशन में दिया गया है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम होगा, कम से कम दो प्लानर सरफेस ऐसे हो जो एक दूसरे के पैरेलल ना हो। ठीक है, और जब इनसे लाइट गुजरे तो व्हाइट लाइट गुजरे तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में डिसइंटीग्रेट हो जाए, टूट जाए। तो ऐसे मटेरियल मीडियम को हम लोग प्रिज्म नाम देते हैं। तो मेनली हम लोग को ये फर्स्ट वाला एग्जांपल पढ़ना है, इस तरह के प्रिज्म की बात करनी है। अब जैसे इधर से आ गया लाइट, ऐसे कुछ आ गया, व्हाइट लाइट आया, ठीक है, व्हाइट लाइट WL। तो ये क्या है, इसमें तो बहुत सारे विवग्योर नाम के बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स है, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है, बहुत सारे। तो वो सब क्या होंगे, इसमें टूटने लगेंगे। तो ये क्या होगा, सभी अलग अलग मुड़ते हैं ना, इसी वजह से। तो ये अलग अलग मुड़ेंगे इस तरह से, रेड कलर ऊपर आ जाएगा, वायलेट नीचे आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो बाहर आकर के जो फाइनली हमारा होगा वो कुछ इस तरह से हमारा रेड टू वायलेट। तो VIBGYOR, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम लोग को मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह का जो मटेरियल होगा वो क्या करेगा, प्रिज्म कहलाता है। तो ये भी ये काम कर सकता है। इधर से भी लाइट अगर ऐसे करके आए और मान के चलिए कि ये नॉर्मल इंसिडेंस नॉर्मल हो गया, यहाँ पर ये कुछ एंगल बनाया, तो एंगल बनाया तो फिर ये इसकी तरफ मुड़ जाएगा, अंदर की तरफ ऐसे मुड़ गया, है ना, टुवार्ड्स द नॉर्मल। और फिर यहाँ पर ऐसा आ गया और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे टूटेगा। तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर और ज़्यादा भी मुड़ेगी, वायलेट वाली कलर तो और ज़्यादा मुड़ेगी अंदर की तरफ, रेड कम मुड़ता है, वायलेट ज़्यादा मुड़ता है, मालूम है आपको। तो फिर यहाँ पर भी ये वायलेट, तो यहाँ पर वायलेट ऊपर और रेड नीचे। तो इस तरह से GYOR विब्योर ऐसे करके मिल सकता है। तो ये भी प्रिज्म का काम करेगा। यहाँ से जा करके इधर से भी निकलेगा तो भी कंस्टिट्यूएंट में टूटेगा, है ना। बस सरफेस क्या होनी चाहिए, पैरेलल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से जाएगा इधर से निकलेगा तो भी टूटेगा, इधर से आएगा इधर से निकलेगा तो भी टूटेगा। तो मतलब कैसे भी आप दिखा सकते हो। यहाँ भी वही चीज़ दिखा सकते हो कि भाई ऐसे गया और फिर यहाँ ऐसे मुड़ा और इधर फिर अपना टूटता चला गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा ना बाहर। तो ये इस तरह से, है ना, तो ऐसे करके दिखा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसे आ जाएगा। तो ऊपर में कम मुड़ा, नीचे ज़्यादा, है ना, विब्योर VIB फिर से GYO, इस तरह से वो आता चला जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से सारे स्ट्रक्चर करेंगे। ये भी इस तरह से, यहाँ पर ये तो बिल्कुल उसी तरह से करेगा। और ये वाला देखिए,
इस तरह से आए। अब देखिए देखने में लगता है ये फेस और ये फेस पैरेलल है, तो इससे गुजर के अगर इससे जाएगा तब कलर में नहीं टूटेगा, क्योंकि इन ये दोनों पैरेलल हो गए। नॉन पैरेलल होने चाहिए, तो मतलब इससे एंट्री किया तो यहाँ कहीं पर टकराएंगे, इस पर, इस ऊपर वाले फेस पर, ये इस तरह से है ना। तो ये ऐसा कुछ, तो ये इस तरह की बात होगी। तो यही ये अगर मान लीजिए और भी कलर है तो और भी ऐसे करके टूटा है ना, अभी तो इस तरह से टूट जाएगा, ठीक है। तो रेड थोड़ा कम, वायलेट तो ऊपर रेड नीचे, तो इस तरह से आपको देख सकते हैं कि वो कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ये सबको प्रिज्म बोल सकते हैं आप, है ना। अब हम लोग को जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है तो वो कौन सा प्रिज्म पढ़ना है, तो हम लोग को ये एक तरह से इक्विलैटरल या आइसोसेलेस, तो वो वाला प्रिज्म पढ़ना है। तो इस प्रिज्म में क्या सब खास बातें हैं, इनमें क्या सब नोमेनक्लेचर है, उसको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से हमने ये वाला प्रिज्म बनाया, ए बी सी, इसका नोमेनक्लेचर आप दे दीजिए, है ना। इसमें ए बी सरफेस हो गया और इधर ए सी सरफेस हो गया। अगर ए बी सरफेस पर लाइट आती है तो हम इसका नाम देंगे इंसिडेंट सरफेस, ठीक है। और इससे बाहर आती है लाइट तो हम इसका नाम दे सकते हैं इमरजेंट सरफेस, ठीक है। तो जिस पर लाइट आई उसको क्या बोलना है, इंसिडेंट सरफेस, और जिससे लाइट बाहर गई उसको क्या बोलेंगे, इमरजेंट सरफेस। अब जो व्हाइट लाइट है उसको लेकर के आइए इस तरह से, ठीक। ये हो गई हमारी व्हाइट लाइट, ये इंसिडेंट सरफेस पर इंसिडेंट हुई। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ वहां पर एक नॉर्मल हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, है ना। अब इधर तो एयर है और ये ग्लास मटेरियल का बना होगा, सो हाइयर डेंसर हो गया, ये हाइयर डेंसिटी वाला डेंसर मीडियम है ये, तो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसकी, तो मान लीजिए वो कुछ म्यू है। और इधर जो है वो एयर का जो है वो 1 है, ठीक है। इधर भी एयर है, म्यू ए 1 है ना, एयर का म्यू वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रेयर से डेंसर जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से मान लीजिए बेंड हुआ, और फिर यहाँ पर इस सरफेस पर फिर एक नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे और ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेगा, मान लीजिए यहाँ मिला। और उसके बाद देखिए बाहर निकलेगा तो डेंसर टू रेयर जा रहा है ना। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस तरह से रे निकल जाएगी, ठीक है। तो वाइट लाइट है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि रेड लाइट अगर ऐसा करती है तो वायलेट लाइट जो यहाँ पर टूटेगी वो तो और ज़्यादा नॉर्मल की ओर बेंड करेगी, इस तरह से, है ना। अच्छे से समझ लीजिए इन सब चीज़ों को। और फिर ये बाहर निकलते वक्त इस तरह से और ज़्यादा ये ऐसे बाहर की तरफ आएगी। सो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ आर हो गया। बाकी जो कलर है एक मिडिल कलर लेते हैं हम लोग, येलो कलर को, यहाँ पे येलो कलर को मिडिल कलर लेना है, मीन कलर लेना है, ठीक है। तो बाकी आप समझ सकते हैं BIBGY और इस तरह से होगा। तो अब इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, जैसे यहाँ पर का एंगल जो है उसको एंगल ए ही बोल देते हैं हम लोग, एंड दिस इज नोन एज प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल, हर प्रिज्म का अपना एक प्रिज्म एंगल डिफाइंड होगा, और वो प्रिज्म एंगल क्या कहलाएगा कि इंसिडेंट सरफेस और इमरजेंट सरफेस जो दोनों नॉन पैरेलल थे और प्लानर थे, तो वो दोनों कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एंगल पर तो टच करेंगे, मिलेंगे, उसी एंगल को क्या बोलना है, प्रिज्म एंगल। जैसे यहाँ पर ये वाला आपका प्रिज्म एंगल था, यहाँ पर बात करिए तो इंसिडेंट हुआ इमरजेंट हुआ, दोनों जहाँ मिला तो ये एंगल हो जाएगा प्रिज्म एंगल। तो इसको ए से प्रिज्म एंगल को नॉर्मली ए से दिखाते हैं। यहाँ पर ये वाला एंगल प्रिज्म एंगल, इसमें इसी तरह से यहाँ से जाता और इधर से बाहर आता, है ना, बहुत सारा, तो यहाँ भी टूट करके और बहुत सारा इस तरह से बाहर आता। ये वाला आपका प्रिज्म एंगल हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला प्रिज्म एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रिज्म एंगल जो आ जाएगा। सो प्रिज्म में आप प्रिज्म एंगल डिफाइन करेंगे, इसको आप कहेंगे बेस, ये वाला इस तरह से बेस ऑफ द प्रिज्म, बेस ऑफ द प्रिज्म बोलना है, ठीक है। ये इंसिडेंट पॉइंट और यहाँ पर ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और यहाँ पर जो आप इधर से लेंगे ये सब एंगल, तो वो सब क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ तो बहुत सारी लाइट रे होंगी, रेड होगी, येलो होगा, वायलेट होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, बहुत सारा होगा, तो सबके लिए इमरजेंस जो है वो अलग अलग हो सकता है। हम केवल एक का दिखा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की बातें हो जाएगी, है ना। और
जैसे कि यहाँ पर ये जो मुड़ा है तो अंदर में भी कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आएंगे, तो एक तरफ R1 ले लेना है और एक तरफ जैसे इधर का ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पर R2 ले लेना है। ठीक है, तो अब यही सब के आपस में रिलेशनशिप को देखना है, आपस में किस तरह से इनका फार्मूला वगैरह बनता है। और शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट का स्टडी करेंगे कि एक सिंगल लाइट रे अगर हमारे पास होता, एक ही कलर का होता, मान लो रेड लाइट ही है, तो फिर उसके साथ हम लोग प्रिज्म की प्रॉपर्टी कैसे शो होती है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपस में किस तरह का रिलेशन रखते हैं, जैसे R1 + R2 मिलके A के बराबर हो जाएगा, है ना। फिर डेविएशंस वगैरह आ जाती है, जैसे ये रे क्या है कि इधर जाना चाहती थी, है ना, लेकिन फाइनली जो है हमारा रेड जो है तो ऐसे चला गया, तो ये रेड का डेविएशन हो गया, इसको डेल्टा R ऐसे करके दिखा सकते हैं। ऐसे येलो होगा तो येलो का डेविएशन हो जाएगा, वायलेट है वायलेट का, मतलब किसी भी कंपोनेंट का। तो हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस में इस तरह के प्रिज्म का हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो आइए ज़रा उसको अच्छे से समझते चलते हैं। आइए बच्चों, तो अब हम लोग एक प्रिज्म बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है। और एक मोनोक्रोमेटिक लाइट इसके थ्रू पास करना चाहती है, तो चूंकि ये मोनोक्रोमेटिक है, इसमें और कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो ये टूटेगा भी नहीं, लेकिन डेविएट तो जरूर होगा। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, इधर हो गया रेयर मीडियम, यहाँ पर डेंसर मीडियम, तो ये अंदर की तरफ मुड़ गया, तो मान लीजिए ये इस तरह से मुड़ गया। और फिर ये यहाँ पर इस जगह पर भी नॉर्मल ड्रॉ किए, ये डेंसर ये रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरह से डेविएट हो गया। ठीक है, तो फाइनली अगर आप यहाँ पर देखो तो रे जो था इसको शुरू में इस तरफ जाना था, लेकिन ये फाइनली कहाँ डेविएट हो गया, इधर को आ गया, मतलब ये इसका डेविएशन बन गया, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल हो गया ये डेविएशन डेल्टा हो गया। ठीक है, मान लीजिए प्रिज्म का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू, और ये हमारा हो गया प्रिज्म एंगल ए। यहाँ पर का एंगल हम लोग R1 कहेंगे, और इन दोनों को मिलाइए, है ना, जैसे यहाँ ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, इनको मिला दीजिए। और ये एंगल जरा ठीक से देखिए, जब ये इसको इधर आपने R1 कहा, तो सेकेंड इंसिडेंस वाला जो सरफेस है यहाँ पर जो ये एंगल बना है उसे आप R2 कह लीजिए, ये R1 था। ठीक है, चलिए ये हो गया B और ये हो गया आपका C। तो इस तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और यहाँ पर हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस E। ठीक है, तो I को क्या कहना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और स्मॉल e को क्या कहना है, तो एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, और डेल्टा हो गया हमारा डेविएशन, डेविएशन बाय प्रिज्म, है ना। वैसे तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म कहते हैं, लेकिन कोई नहीं, शॉर्ट में डेविएशन बाय प्रिज्म। ठीक, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारा इमरजेंट रे हो गया। तो IR इंसिडेंट रे और ये ER इमरजेंट रे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। चलो, तो अब इनमें क्या आपस के रिलेशन होंगे उनको समझना है। तो देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यहाँ का एंगल जरा आप ऑब्जर्व करिए क्या होगा। तो ये लाइन सीधी गई थी और ये लाइन सीधी आई है, तो ये टोटल मिला के आई है, तो ये टोटल मिला के आई हो जाएगा। तो इधर वाला R1 कहा, तो ये क्या होगा, I - R1, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है जी, फिर से देखिए, ये वाली लाइन सीधे गई और ये वाली लाइन सीधे गई, तो जितना ये एंगल आई है ये लोग मिला के आई हो जाएंगे, उसमें से ये वाला आपने R1 कह दिया, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, I - R1। बिल्कुल उसी तरह से इधर भी आ जाइए, इधर E हो गया, ये दोनों मिला के E हो जाएगा, तो ये जो आपको निकालना है ये क्या बन जाएगा मेरा, E - R2। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए, इधर वाला जो ऊपर का एंगल हो गया वो I - R1, और इधर वाला जो ऊपर का एंगल हो गया E - R2 हो गया। अब आप क्या करने वाले हो, आगे कैसे रिलेशन आएगा, देखिए ये डेल्टा, देखिए बाहर से ऐसा एंगल, तो ये एक तरह से इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो, है ना, इस वाले ट्रायंगल, जैसे मान लो मैंने नाम रख दिया
यहाँ पर P नाम रख दिया, P पर इंसिडेंट हुआ और Q पर बाहर निकल गया, इमरजेंट हुआ। तो P Q और यहाँ पर कुछ नाम रख दीजिए, जैसे M पॉइंट रख दिया, इसको सीधा ऐसे बढ़ा के। तो इन ट्रायंगल, अब आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल P Q M क्या हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल हो गया ये डेल्टा। तो एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स में ये दोनों एंगल आ गए, तो वो क्या है, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, इस तरह से हो जाएगा। तो दिस बिकम्स I प्लस E और माइनस कॉमन कर लीजिए R1 प्लस R2, ऐसा हो जाएगा। ये आपका डेल्टा हो गया। सो डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। तो इसे हम लोग कहते हैं, मान के चलिए इक्वेशन 1, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से ब्लॉक में सजा दीजिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात देखिए आप यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट है इससे ज़्यादा क्या, कि हम लोग निकालते हैं अब ये वाला एंगल। ये जो आपने मिलाया इसको n पॉइंट कह दीजिए, म्यू को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का, वो क्या है, म्यू हो गया, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट था जहाँ पे इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल आके मिला, उसको मैंने n कहा। अब आप गौर से देखिए कि a प्लस n कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वाला देखिए अंदर का, ये तो आपने नॉर्मल खींचा हुआ है, तो इस सरफेस से यहाँ पे पूरा का पूरा एंगल तो 90 बनेगा, इधर भी पूरा का पूरा 90 बनेगा। और कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, उसमें चारों कोनों का सम लीजिएगा तो वो कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये दोनों तो 90 90 180 हो गए, है ना, 90 90 180 हो गए। और अब जो बच गया ये दोनों मिला करके 180 होगा। तो मान लीजिए दिस एंगल इज थीटा, है ना, मान लीजिए कि एंगल क्या है, थीटा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली, जो a प्लस थीटा होगा, अब ये दोनों मिलके 180 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ 90 हो गया, 90 90 180 खत्म। तो अब 180 इन दोनों को मिलके होना होगा, है ना। ये क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, इस पॉइंट को ए ही कहा जाए तो ए पी एन और ये क्यू, है ना, इन क्वाड्रिलेटरल। तो ऐसे चतुर्भुज का साइन बना दिया, और कौन सा, ए पी क्यू, ए पी एन क्यू, ए पी एन क्यू, इस तरह से चारों कोनों का सम कितना होता है, 360 होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अब a प्लस थीटा हो गया इतना 180, है ना, a प्लस थीटा 180। अब यहाँ गौर करो, इस वाले ट्रायंगल में देख लो, ऑल्सो इन ट्रायंगल, ये नीचे वाला पी क्यू एन, पी क्यू एन। तो पी क्यू एन वाले ट्रायंगल में, पी क्यू एन वाले ट्रायंगल में आप देखिए, तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा, तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा, वो भी 180 होगा, है ना। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा 180 हो गया, है ना। अब इन दोनों का RHS आपका सेम है, तो LHS इक्वल कर लो, ठीक है। तो क्लियरली, या इसमें आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, इसलिए a प्लस थीटा ये वाला इक्वल टू दिस वन, R1 प्लस R2 प्लस थीटा। तो आपका ये थीटा क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब दिस a इज नथिंग बट R1 प्लस R2, है ना। तो प्रिज्म का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इंपॉर्टेंट रूल है, इसे नंबर 2 कर दीजिए। तो मतलब अंदर का जो ये R1 और R2 एंगल है, इन दोनों को आप ऐड अगर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रिज्म एंगल A मिल जाएगा, ठीक है। तो R1 प्लस R2 इज A। अब आपको नंबर 1 है, आपके पास नंबर 2 है। सो फ्रॉम नंबर 1 एंड नंबर 2, इन दोनों को अगर आप एक साथ देखिए
तो डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 को ए बना दीजिए, तो ए, ठीक है। तो बस, तो ये फार्मूला काफ़ी काम आएगा आपको, और आप चाहें तो इसे भी इस तरह से ब्लॉक में रखें, या इसी से डेल्टा प्लस ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ई। तो इस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशंस। तो ये सारे रिलेशन जो है आपके बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। ये वाला को हम लोग नंबर 3 बोल देते हैं, है ना, और ये तो उसी का फॉर्म है। तो डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, तो ये हम लोग हमें अच्छा से याद रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि डेल्टा क्या है, डेविएशन है। अब डेविएशन डिपेंड कर गया किस पर, तो आई आप कितना रखते हो उस पर। आई को आप चेंज करोगे यहाँ पे, तो आई अगर आपने चेंज किया तो ऑटोमेटिकली ये सारी लाइंस अपनी R1 चेंज हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग R2 चेंज हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग ई चेंज हो जाएगा अपने आप, और उसके बाद डेल्टा चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा डिपेंड कर गया किस पर, आई पर, ठीक है। तो हम लोग आई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए डेल्टा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट किए, और उस पर एक ग्राफ को ड्रॉ किया गया। तो कैसा ग्राफ मिला उसके बारे में अब हमें जानना है। तो ग्राफिकली डेल्टा वर्सेस आई इंसिडेंस एंगल वी गेट, तो जब इनका ग्राफ ड्रॉ किया गया तो हम लोग को क्या प्राप्त हुआ वो आप लोग देखिए यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जब इधर डेविएशन और इधर क्या हुआ, आई, तो आई हम लोग बढ़ाते जाएंगे। शुरू में इंसिडेंस एंगल कम रखेंगे, मान लीजिए 0 के करीब या उससे थोड़ा हटके, तो नॉर्मल इंसिडेंस करेंगे तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो थोड़ा सा ऐसे करके एंगल हम लोग अब बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और डेविएशन को ऑब्जर्व करेंगे, और जो भी मिलेगा उसको इस प्लॉट पर ड्रॉ करेंगे। तो लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि ये जो शुरुआत के एंगल्स थे उसमें डेविएशंस काफ़ी था, फिर डेविएशंस कम होने लगे और फिर उसके बाद बढ़ने लगे। तो आप लगातार आई को बढ़ा रहे हो तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा मिला जहां पर डेविएशन सबसे कम होगा, और उसके बाद अगर आप और ज़्यादा आई बढ़ाओगे तो फिर डेविएशन आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। आप लैब जाएंगे तो किसी भी प्रिज्म के साथ इस तरह की घटना होती है। तो क्या होता है कि डेल्टा मिनिमम आपको अचीव होता है, तो इसको डेल्टा एम लिखा गया, डेल्टा एम, और वो तब अचीव होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई के लिए। और इस वक्त एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या नोटिस किया गया कि इस वक्त आई और ई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है, ये दोनों एकदम एग्जैक्टली आपस में इक्वल हो जाते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नोटिस किया गया कि आई इक्वल टू ई मिल गया। कब? जब डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज मिनिमम। तो जब मिनिमम डेविएशन की बात आएगी तो आई बराबर ई का कंडीशन वैलिड होगा, ठीक है। और इस तरफ फिर आप आ गए तो ऑफ कोर्स आई जो है वो ज़्यादा हो गया ई से, मैंने ई के बराबर नहीं रहा, ठीक है। और इधर जो है आप कह सकते हैं कि इधर भी ई के बराबर नहीं रहा, तो वो कम ज़्यादा तो एक्सपेरिमेंट की चीज़ है। ऐसे तो शुरू में आई को कम रखे थे, तो आप कह सकते हैं कि ई शुरू में ज़्यादा होगा। इधर आप कह सकते हो ऐसा कि आई कम था और ई ज़्यादा था, और इस तरफ आई ज़्यादा है ई कम है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ आई और ई बराबर हो जाते हैं, और उस वक्त जो डेविएशन आपको अचीव होता है वो सबसे कम अचीव होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इधर भी बढ़ता है, इससे पहले भी बढ़ा हुआ था। तो इस तरह का हमें ग्राफ मिला। तो हमें मिनिमम डेविएशन के लिए अब हमारे पास एक नया फार्मूला हो गया। तो हम लोग इस ग्राफ से क्लियरली कह सकते हैं फॉर डेल्टा मिनिमम, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम के लिए क्या कंडीशन हो गया, आई इक्वल टू ई हो गया। तो इसका मतलब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे डेल्टा प्लस ए प्राप्त किया, या डेल्टा इक्वल टू, यही कर लो, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई प्राप्त किया था, तो वो आई प्लस आई बन गया 2i, है ना, और माइनस क्या हो जाएगा ए। तो डेल्टा ये क्या बन जाएगा, मिनिमम। तो डेल्टा मिनिमम डेल्टा एम से दिखा रहे हैं इसको, तो डेल्टा एम बिकम लाइक दिस 2i माइनस ए, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय एनी प्रिज्म कैन बी रिटन एज 2 times i माइनस ए।
ठीक है, तो ये वाली बात हो गई यहाँ पर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए मिनिमम डेविएशन के लिए, तो कभी कभी पूछता है आई होना चाहिए, देखिए ये आगे ऐड हो जाएगा, सो डेल्टा मिनिमम प्लस ए एंड बाई 2। तो ये भी काफी काम का फीडिंग है, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो मिनिमम डेविएशन के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा मिनिमम होगा कितना, तो वो होगा 2i माइनस ए। और इस केस में क्या इक्वल होता है, तो i और e आपस में इक्वल होते हैं, तो एकदम सिमेट्रिक हो जाता है। i और e जब आपस में इक्वल होगा तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनन होता है, उसको जरा आप यहाँ पर देख लो। तो आपने कहा i और e इक्वल, तो एकदम सिमेट्रिक इमेज बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ भी i था, ये सिमेट्रिक तभी बनेगा जब ये ऐसे, ये देखिए ये i और e आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अंदर में जो ये रे गई है ना प्रिज्म के अंदर, ये रे दैट विल बी पैरेलल टू द बेस, बेस के ये पैरेलल हो जाती है। तो ये चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है कि जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है, मतलब कि अभी जो इस वक्त का ये डेविएशन हमको मिलेगा दैट विल बी द मिनिमम डेविएशन। और इस मिनिमम डेविएशन के केस में i इक्वल टू ई, और एकदम सिमेट्रिकल इमेज बनता है, डायग्राम बनता है। तो इधर p हो गया, इधर q हो गया, और ये हमने b कहा था, ये c कहा था, इसको a कहा था। तो आप कह सकते हैं पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल टू bc, bc जो कि बेस है। तो इसको याद रखिएगा। तो मिनिमम डेविएशन के केस में जो रे अंदर से गुजरती है, अंदर से गुजरने वाली रे जो अभी इस तरह से दिखाया जा रहा है, तो मिनिमम डेविएशन का जब केस होगा तो वो इस बेस के क्या हो जाएगा, पैरेलल, पैरेलल गुजरेगी, बेस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखेंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आइए बच्चों, अब फर्दर एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। तो हम लोग वही मिनिमम डेविएशन वाला केस अब आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये हमारा ई हो गया, ये हमारा आई हो गया, है ना। तो फॉर डेल्टा मिनिमम, ठीक, आई इक्वल टू ई, ये सब जाना हमने। और यहाँ जो R1 और R2 की वैल्यू थी वो भी वेरी इंटरेस्टिंगली आप देखोगे कि वो भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए सीधा लाइन आ रहा है, ये भी नॉर्मल हो गया, ये भी नॉर्मल हो गया, तो आप ये दोनों एंगल को भी आप इक्वल रखेंगे। क्योंकि देखिए म्यू जो है यहाँ पे ये मटेरियल का होगा कुछ, तो जैसे मान के चलिए P हो गया ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो गया, Q हो गया, ठीक। तो इसको आप ऐसे भी साबित कर सकते हैं, डायरेक्टली आप समझ लो, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो I था बाहर, R अंदर हो गया। उसी तरह से R अब अंदर आ गया तो बाहर निकलेगा उसी रेयर मीडियम में, तो उसी एंगल के साथ, तो I और E तो आपस में इक्वल है। तो इसको आप ऐसा करो, चलो स्नेल्स रूल से हम आपको प्रूव भी कर देते हैं। तो अप्लाई करो, अप्लाइंग स्नेल्स रूल, है ना, एट P एंड Q, ठीक। तो यहाँ पर एयर है, एयर से आप जा रहे हो ग्लास में, ठीक। आपको बताया म्यू जी बाई म्यू ए लिखने के लिए, और फिर क्या करना है, साइन आई बाई साइन आर। तो मान के चलो, चलो आपने कहा तो ये वाला R1 है, तो ये R1 इक्वल टू आर में कर रहा हूँ, और इधर भी R2 इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग क्या लेंगे, R1 लेंगे, आपको प्रूव करके देंगे ना कि R1 R2 आपस में इक्वल है, R के बराबर है। तो देखिए साइन R1 ऐसे लिख लिया। तो ये हो गया हमारा, म्यूजी को हमने म्यू कहा, एयर वाला 1, फिर आपका ये साइन आई, और फिर ये आपका साइन R1, ठीक है। अब ये तो हो गया P पर, अब लगाइए Q पर। तो Q पर ये देखिए, इस बार आप ग्लास से जा रहे हो एयर में, तो क्या लिखना था, म्यू ए बटा म्यू जी। और फिर देखिए इंसिडेंस एंगल, आई का काम कौन कर रहा है, ये R2, और फिर बाहर निकला है कौन, E, ठीक, लगा दिया। तो इससे देखिए फिर यहाँ पर म्यू एयर तो 1 हो गया, म्यू जी आपका म्यू हो गया, और यहाँ देखें आप साइन R2 बाय साइन E, इस तरह से आ गया ये, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो, तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हुआ तो म्यू इंटू
या ऐसा करो ना, मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं या ऐसे भी बराबर करके देख सकते हैं ना, जैसे करें आप। तो जैसे कि आप साइन आई बराबर निकाल लीजिए, क्या हो गया, म्यू इंटू साइन आर वन, और यहाँ पे निकाल लीजिए साइन आर टू, नहीं साइन ई, आई और ई आपस में इक्वल है ना, इसीलिए साइन ई निकालेंगे तो क्या बनेगा, म्यू इंटू साइन आर टू। ठीक है, अब चूंकि आई और ई आपस में इक्वल था तो साइन ई और साइन ई भी आपस में इक्वल ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर अब आगे आप लिख सकते हैं, सिंस आई इक्वल टू ई, सो साइन आई इक्वल टू साइन ई, और साइन आई क्या था, तो म्यू इंटू साइन आर वन, और साइन ई क्या था, तो म्यू इंटू साइन आर टू। तो आपका देखिए म्यू तो कैंसिल आउट हो गया, तो साइन आर वन इक्वल टू साइन आर टू, विच मीन्स आर वन इक्वल टू आर टू, और इसी को मान लिया गया आर। ठीक है, से दैट इज आर। तो आर वन और आर टू ऐसे केस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और उसको क्या माना गया, आर मान गया। नाउ यहाँ पर अब आप देखो, हमें पहले से पता किसी भी प्रिज्म के लिए आर वन प्लस आर टू ए के बराबर, और आपने कहा आर वन को भी आर और आर टू को भी आर इस केस में मानना है, तो हमारा ये टू आर बिकम ए, सो आर बिकम ए बाई टू। ठीक है, ये अच्छे से याद रखेंगे कि फॉर डेल्टा मिनिमम वाले केस में जहां आई ई के बराबर होता है, तो आर वन आर टू भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और वो कितने के बराबर हो जाते हैं, तो ए बाई टू के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर का एंगल भी ए बाई टू, और यहाँ पर का भी एंगल ए बाई टू, और ए यहाँ क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं आप। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ पर एक म्यू के साथ रिलेशन लगा सकते हैं, तो कोई भी जैसे कि यही वाला आप उठा लो, है ना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्सो, ये हो गया ऑल्सो। हमारे पास क्या है, तो साइन आई इक्वल टू म्यू, और आपने कहा साइन आर वन, जिसको हमने आर लिया, और आर क्या था, आर हमारा निकला ए बाई टू। ठीक है, आर निकला ए बाई टू, तो उसको आप पुट कर सकते हैं, है ना। तो म्यू क्या लिखिएगा आप, तो म्यू जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म है, दैट कैन बी रिटन एज साइन आई अपॉन साइन, है ना, साइन आई अपॉन साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू। और आई आपको बताया था ऐसे केस में क्या लिखना है ना, पीछे। तो एक फिर से एक बार दोहरा दूं, आपको पता था आई डेल्टा जो आया था, डेल्टा मिनिमम या डेल्टा एम जो भी आप लिखें, दैट वाज आई टू आई और माइनस ए था। तो आई आपको यहाँ से निकाल के मैंने बताया डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू लिखना है, तो वही चीज़ लिख दीजिए। तो साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू एंड डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। तो कभी कभी आपसे एंगल ऑफ प्रिज्म दे करके, डेल्टा मिनिमम वगैरह दे करके आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पूछता है, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग काम कर सकते हैं। अब इसी में जो अगला स्टडी हम लोग करेंगे वो क्या होगा, वो बहुत ही छोटे एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए यहाँ पर स्टडी हो सकती है। तो आइए उस केस में देखते हैं क्या होता है, यहाँ तक अच्छे से नोट करिए। देखिए बच्चों, अब एक स्पेशल केस पढ़ते हैं यहाँ पे, जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म ए और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दोनों जो होंगे बहुत स्मॉल होंगे, मतलब प्रिज्म हमारा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस ही होंगे, लेकिन कुछ इस तरह के स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म वाला प्रिज्म है। ये छोटा है, 4 डिग्री 5 डिग्री 10 डिग्री मैक्सिमम हो गया, और इस पर क्या करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जो रखना है वो हमें छोटा ही रखना है। तो इस तरह से एक स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो क्या रिलेशन निकल के आता है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब स्मॉल हो एंगल्स, तो साइन थीटा में थीटा अगर बहुत स्मॉल हो तो दिस कैन बी रिटन एज थीटा, है ना। इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे जरूरत पड़ने पर। अब जैसे कि ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो हमें फिगर ठीक से समझ में आए तो हम लोग थोड़ा ऐसे बना लेते हैं। चलिए,
ये हो गया आई, और ये हो गया ऐसा कुछ, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो ये जनरल केस ही हम लोग लेके चलेंगे, ये हो गया ऐसा कुछ होगा। अब ये P पॉइंट था और ये Q पॉइंट था, यहाँ पर स्नेल्स रूल यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। तो एयर से जाना था ग्लास में, और ये म्यूजी जो है इसको हम लोग म्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए म्यूजी इज म्यूजी बाई म्यू ए साइन आई, और बाय साइन यहाँ पर का जो वैल्यू था R1 था, और इधर का वैल्यू R2, जनरल केस में तो यही था। तो यहाँ पर हम लोग R1 ले लेते हैं, ठीक है। साइन आई बाय साइन R1। अब म्यूजी कितना, तो म्यू, एयर तो 1, इनको क्या करना है, साइन आई को आई लिखना है और साइन R1 को R1 लिखना है। ऑटोमेटिकली अगर आई छोटा होगा तो R1 भी छोटा हो जाएगा, समझे ना। और R1 छोटा होगा और A चूंकि छोटा था तो R2 भी छोटा ही बनेगा, ओके। और R2 छोटा होगा तो E भी छोटा होगा। मतलब यहाँ सारे एंगल, इन दिस केस आप कह सकते हो कि इन दिस केस R1, R2 है ना, और E ऑल आर स्मॉल, सभी स्मॉल हो जाएंगे अगर आपका ए और आई स्मॉल है तो। फिर से सुनो, आई के छोटा होने की वजह से R1 छोटा होगा, R1 के छोटा होने की वजह से और ए के छोटा होने की वजह से आपका R2 भी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था R1 प्लस R2 बराबर ए। तो दो कंपोनेंट अगर छोटा है तो तीसरा भी छोटा ही हो जाएगा। R1 खुद छोटा है और ए खुद छोटा है तो R2 भी छोटा ही रहेगा, और R2 अगर छोटा है तो फिर E जो है वो भी छोटा ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया स्नेल्स रूल के हिसाब से। तो I छोटा, R1 छोटा, R2 छोटा तो E छोटा। चलो, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपका I जो है दैट कैन बी रिटन एज म्यू टाइम्स R1, या फिर आप R1 लिख लो, उससे ज़्यादा आसान रहेगा कंपेयर करना, है ना। R1 लिख लो, R1 इक्वल क्या हो जाएगा, I अपॉन म्यू। चलिए रहने दीजिए जो भी। और उसी तरह से अब आप Q पर लगाइए, तो ये हो गया एट P, उसी तरह से एट Q। ग्लास से एयर में जा रहे थे, म्यू ए बाई म्यू जी, साइन इंसिडेंस एंगल के नाम पर R2 और इमरजेंस के नाम पर E। तो ये भी चूंकि छोटे छोटे थे तो म्यू ए तो 1 हो गया, म्यू जी म्यू हो गया, ये R2 हो गया, ये E हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं R2 लिख लेंगे हम लोग। तो मैं R2 लिख लूँगा, R2 इक्वल टू E बाई म्यू, है ना। अब R1 प्लस R2 ना, अब ये तो पता है सबको, R1 प्लस R2 इज A। तो R1 क्या था, I अपॉन म्यू, R2 क्या था, E अपॉन म्यू, है ना, इक्वल टू ए। तब आप क्या कहोगे, म्यू कॉमन हो गया, उधर चला गया, तो I प्लस E इक्वल टू म्यू टाइम्स ए, है ना। एलसीएम लेंगे और फिर उधर भेज देंगे। तो आपका ये हो गया I प्लस E इक्वल टू म्यू टाइम्स ए। तो एक तो आपका इस तरह का रिलेशन बनेगा। ऑल्सो अब आपको ये पता था कि I प्लस ई, जैसे हमारा डेल्टा का क्या था, I प्लस ई माइनस ए। तो इसका मतलब I प्लस ई क्या था, डेल्टा प्लस ए। ये हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ाई की है इसकी, कि I प्लस ई इज डेल्टा प्लस ए। तो I प्लस ई को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा प्लस ए, और ये हो गया म्यू ए। तो हमारा डेल्टा देखिए तो क्या आ जाएगा, म्यू ए माइनस ए। तो दिस बिकम्स डेल्टा इज म्यू माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो जब प्रिज्म एंगल छोटा हो और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा हो तो जो डेविएशन होता है वो म्यू माइनस 1 इंटू ए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैलिड फॉर स्मॉलर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ध्यान रखिएगा। और अंडरस्टूड रहता है एंड स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आपका छोटा ही रहना चाहिए, ठीक है।
तो अब ऐसे वो आई पर डिपेंड भी नहीं करता, वो डेविएशन जो आएगा छोटा आई है तो उस पर डिपेंड भी नहीं करता। मैंने 4 डिग्री से कराओ तो भी डेविएशन आपको उतना ही मिलेगा, 5 डिग्री से कराओ तो भी डेविएशन आप देखोगे तो उतना ही मिलेगा, है ना। तो छोटा अगर आई है तो डेविएशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है, छोटा आई छोटा आई के लिए, ओके। तो ये आप कह सकते हो। तो ये वाला एक डिस्कशन हो जाता है इम्पोर्टेंट, है ना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, देखिए उसको। अरे बच्चों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है यहाँ पे, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस फ्रॉम ए प्रिज्म। मतलब एक प्रिज्म हमारे पास होगा और इससे क्या होगा कि एक तरफ से आप लाइट चाहे कितना भी एंगल से डालो, 0 से लेकर 90 के बीच कुछ भी आप डालो, इस एसी सरफेस से बाहर लाइट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एकदम लिमिटेड कंडीशन में क्या हो सकता है कि इधर से जब आप मैक्सिमम एंगल 90 डाल रहे हैं तो ये यहाँ पर भी आकर के इस तरह से ये सरफेस के पैरेलल निकल जाए, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाए कि इमरजेंट एंगल भी 90 डिग्री का हो जाए, ठीक है। तो एक तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जब आपका ये 90 डिग्री होगा और ये भी अगर 90 डिग्री हो गया तो ये फिर से उस केस को पकड़ लिया, आई इक्वल टू ई वाला केस। आई इक्वल टू ई वाला केस होगा तो R1 R2 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना, ये पैरेलल आ जाएगी। और R1 R2 अगर इक्वल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, a/2। और R2 यहाँ इस केस से साफ पता चल रहा है कि ये R2 क्या होगा, यहाँ पे थीटा सी होगा, ठीक है। R2 विल बी, इस केस के हिसाब से R2 जो होगा हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, है ना। और ये R1 R2 बराबर है तो R1 भी आपका ये देखिए क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, दोनों क्रिटिकल एंगल हो गया और दोनों जुड़ के A के बराबर होना चाहिए। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा सी। तो देखने में तो साफ साफ यहाँ पे ये पता चल रहा है कि A बराबर 2 थीटा सी का अगर ये आपका कंडीशन होता है तो इस तरह के कंडीशन को आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अब आप चाहते हैं कि इधर से हम 90 भी डालें तो भी यहाँ पे TIR हो जाए, तो R2 होना चाहिए थीटा सी से भी ग्रेटर, थीटा सी से भी ज़्यादा होना चाहिए R2। तो ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर R2 आपका थीटा सी से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वाली जो A वैल्यू है इसको और मतलब R1 प्लस R2 जो अभी मिला करके 2 थीटा सी हो रहा था दैट इज इक्वल टू A, ये वाला कंडीशन हो रहा था। तो अभी अगर एक कोई भी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा सी से ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे TIR करवाना चाहते हैं, यहाँ पर तो क्या हुआ, क्रिटिकल केस को सेटिस्फाई किया जा रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये TIR मतलब ये अंदर की तरफ ये ऐसे करके मुड़ जाए, जितना एंगल से आया उतने एंगल से ऐसे करके मुड़ जाए, इधर बिल्कुल ना निकले। तो फिर क्या होगा कि ये वाला कंडीशन लाना है अगर आपको, तो इस एंगल को क्या होना चाहिए, यहाँ पर थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए। सो R2 शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी और R1 प्लस R2 मिल के A होना चाहिए। तो ये तो पहले से थीटा सी है क्योंकि ये 90 पर इंसिडेंट करा रहे हो आप, तो 90 पर इंसिडेंट करा रहे हो तो ये वाला आपका थीटा सी हो गया और ये थीटा सी से ज़्यादा हो गया और ये दोनों मिल करके A होना है। तो क्या हो गया, A इक्वल टू मतलब ये वाला कंडीशन ग्रेटर देन, मैंने एक थीटा सी एक थीटा सी से ज़्यादा, तो मिलके क्या हो गया 2 थीटा सी से ज़्यादा, और वो जो भी होगा दोनों मिला के A होगा। सो A विल बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी। तो ये कंडीशन आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर नो इमरजेंस का केस हो तो A मस्ट बी ग्रेटर देन 2 थीटा सी, है ना। और रेयर केस में आप हार्डली यहाँ पे एक इक्वालिटी लगा सकते हो, अगर आप इक्वालिटी लगाओगे तो ये वाला केस आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, बोल करके आप डायरेक्ट भी समझा सकते हो। नहीं तो अगर आपको इसको मतलब कि मैथमेटिकल वे में समझाना है तो इस तरह से आप लिखिए कि ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, थीटा सी क्रिटिकल एंगल है, और क्रिटिकल एंगल के साथ और प्रिज्म का जो भी यहाँ पर मटेरियल है उसके साथ अगर म्यू का रिलेशन आप देखिएगा तो साइन थीटा सी बन जाएगा। किसी भी मटेरियल मीडियम के लिए जो होता है वो 1/म्यू हो जाता है। क्रिटिकल एंगल का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन थीटा सी इक्वल टू 1/म्यू, जो पढ़ा है आपने TIR में। तो साइन थीटा सी इक्वल टू 1/म्यू हो गया, जहाँ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म हो गया। अब यहाँ पे आप स्नेल्स रूल लगा लो P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर। तो फिलहाल हम P पे लगा रहे हैं, P पे लगाइए। तो क्या हो गया, A म्यू जी, एयर से ग्लास में जा रहे हो A म्यू जी, तो म्यू जी बाय म्यू ए हो गया। यहाँ पर एंगल क्या हो गया, साइन 90, और नीचे क्या हो गया, साइन R1, इस तरह से। सो म्यू जी तो म्यू कहा, म्यू ए को 1 कहा, साइन 90 1 कहा, साइन R1 हो गया। तो साइन R1 इक्वल टू 1/म्यू हो गया, और 1/म्यू को हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा सी। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा सी। और वो डायरेक्ट भी हमको पता चलता है कि अगर एक तरफ का एंगल 90 है तो दूसरी तरफ का एंगल थीटा सी होना ही होना है R1, तो वो हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब चूंकि A क्या होता है, R1 प्लस R2, इस तरह से होता है। तो अब आपने R1 तो थीटा सी कर लिया, और दूसरा केस देखिए, अगर इस तरह का हम केस लिखते हैं कि भाई यहाँ से रे जाए और इस तरह से टकरा के यहाँ इसी के अलोंग ग्लेज कर जाए, इसी सरफेस के अलोंग आ जाए,
तो आई अगर 90 होगा तो फिर R2 भी क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा सी, चूंकि इधर भी इमरजेंस अगर 90 होना है तो ये वाला एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। सो R2 मस्ट बी थीटा सी। सो R1 प्लस R2 इज ए, सो R1 प्लस R2 तो हमारा हो गया थीटा सी, तो यहाँ पे थीटा सी रख दीजिए। तो ये वाला बन गया R1 बराबर ए माइनस थीटा सी। ठीक है, R1 इज ए माइनस थीटा सी। तो ये भी बात हो गई। तो अब यहाँ पर आपने यहाँ पर निकाला कि R1 इज व्हाट, R1 इज थीटा सी। तो अब आप यही वाला कंडीशन यहाँ R1 इज ए माइनस थीटा सी एंड R1 इज थीटा सी, इसमें आप पुट करेंगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगा। तो उसी चीज़ को फिर से लिखा गया है, ए इज R1 प्लस R2 एंड R1 इज थीटा सी एंड R2 इज अगेन ऑल्सो ऑलरेडी थीटा सी। तो वो आपका थीटा सी रह गया, सो 2 थीटा सी। तो ए इक्वल टू 2 थीटा सी। तो ए इक्वल टू 2 थीटा सी रहेगा तो कंडीशन आपका इस तरह का होगा। और जब आपका इस तरह का कंडीशन होगा तो अब आप कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कराइए, जैसे आई को अब आप क्या कर सकते हैं, कम ही कर सकते हैं। आई को आप कम करेंगे, आई कम करेंगे तो R1 कम होगा, तो R1 कम होगा तो R2 ऑटोमेटिकली थीटा सी से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको और इसको मिलके ये होना था, ठीक है, इनको और इनको मिल करके ये वाला होना था, और दिस इज कांस्टेंट। तो अगर एक वैल्यू कम होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो पहले से पहले वैल्यू क्या थी, थीटा सी थी, और अब आप ये ज़्यादा हो गया तो ये ग्रेटर देन थीटा सी हो गया, तो TIR तो यहाँ पर हो ही जाएगा, तो ये बाहर नहीं निकलेगी। तो उसी चीज़ को लिखा गया है, इफ़ आई इज स्मॉलर देन 90 डिग्री देन R1 विल बी स्मॉलर देन थीटा सी यहाँ पे। और बट सिंस R1 plus R2 is a which is some type of constant, a is constant, तो here hence R2 will be greater than थीटा सी। तो अगर आपने इसकी वैल्यू कम की, अभी दोनों थीटा सी है, और एक वैल्यू अगर आपने कम किया तो दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट a है। ठीक है, तो इसलिए आपका जैसे ये बढ़ जाएगा तो आपका TIR का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। Hence R2 greater than theta c, and if so then TIR will take place at emergent surface AC। ठीक है, तो hence the required condition आपका आ जाएगा A greater than 2 theta c। तो अगर आप चाहते हैं कि इस कंडीशन में भी यहाँ पे ये TIR हो तो इस A की वैल्यू को क्या होना होगा, 2 थीटा सी से अधिक होना होगा। अगर वो 2 थीटा सी के बराबर है तो फिर ये इस तरह के रेखो आएगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये बात है। तो हम लोग यही कम्प्लीटली नो इमरजेंस इधर नहीं लेना चाहते हैं, मतलब कि इस सरफेस पर TIR कराना चाहते हैं, तो हमारा रिजल्ट आएगा A ग्रेटर देन 2 थीटा सी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, ये आप अच्छे से आप याद रखिएगा इस कंडीशन को। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, थोड़ा सा अगर उसको भी देखना चाहें तो देख लीजिए। तो देखिए बच्चों, मेथड 2 में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कंडीशन फॉर नो इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि इस केस में आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि TIR जो होगा वो टेक प्लेस होना चाहिए कहाँ पे, इमरजेंट फेस AC पर। इस AC पर जब भी रे आए तो वो क्या हो, TIR हो जाए। और ये होने के लिए जो भी R2 आएगा वो ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। अब हमें पता है कि R1 प्लस R2 A होता है, तो R2 क्या लिखिएगा, A माइनस R1 लिखिएगा। अब आप गौर से यहाँ पे देखिए, A तो चलिए कांस्टेंट हो गया, तो अगर आपको R2 का मिनिमम वैल्यू लिखना है, कम से कम वैल्यू लिखना है, तो आपको R1 का मैक्सिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो ये कॉमन सेंस आप यहाँ पर थोड़ा सा लगाएंगे कि अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह का है जिसमें A तो आपका कांस्टेंट हो गया और आप चाहते हैं कि R2 का यहाँ वाला का मिनिमम लिखे और यहाँ पर कुछ घटाना है आपको, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। सो दिस स्टेटमेंट रिजल्ट्स R2 मिनिमम विल बी इक्वल टू A माइनस R1 मैक्सिमम। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। मतलब हम R2 के मिनिमम को अगर निकालना चाहें तो दैट विल बी A माइनस R1 का मैक्सिमम। ओके, अब आप जानते हैं स्नेल्स रूल के अकॉर्डिंग अगर I बढ़ता है तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग R भी बढ़ता है। ठीक है, दोनों साइन फंक्शन है, बढ़ते हैं, तो उसी को लिखा गया R1 विल बी मैक्सिमम। अगर आपको R1 मैक्सिमम चाहिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो I1 जो कि यहाँ पे I है तो I ही लिखिए, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग I जो होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I क्या होगी, यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I होगी वो क्या होगी, तो 90 डिग्री होगी। आप मैक्सिमम I को क्या ले जा सकते हैं, 90 डिग्री ले सकते हैं। तो 90 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो R1 आएगा दैट विल बी योर R1 मैक्स। ओके, तो उसको निकालते हैं। तो आप स्नेल्स रूल को लगा दीजिए, म्यू बराबर साइन I बाई साइन R आप करेंगे यहाँ पे, तो आपका I मैक्स बाय साइन R1 मैक्स, तो साइन I मैक्स तो 90 हो गया और ये R1 मैक्स आपको निकालना है। तो साइन R1 मैक्स इधर ले आइए और ये म्यू इधर आ गया, सो दिस इज 1 बाय म्यू। सो क्या बन गया ये 1 बाय म्यू साइन थीटा सी, आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल के डिफिनेशन के हिसाब से। सो आपका यहाँ पर R1 मैक्स डायरेक्टली किसके बराबर, थीटा सी के बराबर। तो ये बहुत काम का हो गया। अब इसको जरा 1 में पुट कर दीजिए, तो आप क्या देखते हैं, फ्रॉम 1 R2 मिनिमम इक्वल टू A माइनस थीटा सी। ठीक है, इस तरह से रख सकते हैं।
तो ये हो गया आपका। अब देखिए अगर मिनिमम वैल्यू जो R2 का मिनिमम वैल्यू है, जो कि यहाँ पर जो मिनिमम आएगा कम से कम आएगा, अगर वो भी ग्रेटर देन थीटा सी हो, है ना, तो R2 का जो मिनिमम वैल्यू है अगर वो भी ग्रेटर देन थीटा सी हो, तो ये स्पष्ट है कि TIR आपका वहाँ पे हमेशा होगा, है ना। R2 का मिनिमम वैल्यू भी अगर थीटा सी से ज़्यादा होता है तो हमेशा TIR होना कंफर्म हो जाता है। हेंस कंडीशन फॉर नो इमरजेंस क्या होगा कि जो R2 मिनिमम है दैट शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, है ना, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है तभी TIR होता है। तो R2 मिनिमम विल बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो फ्रॉम 2 जो ये इक्वेशन है R2 मिनिमम इज A माइनस थीटा सी, तो आप A माइनस थीटा सी को यहाँ पे रखिए, दैट विल बी ग्रेटर देन थीटा सी, तो ये वाला उधर चला जाएगा, तो क्या बन गया A ग्रेटर देन 2 थीटा सी, तो विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर नो इमरजेंस। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे A ग्रेटर देन 2 थीटा सी। तो प्रिज्म के बेसिक डिस्कशंस में तो आपका यही सब आता है। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और रह जाता है जिसमें डिस्पर्सन और डेविएशन और वही डिस्पर्सिव पावर, तो ऐसे टर्म्स की वहाँ पर एनालिसिस होती है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मन लगा के पढ़िए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।